वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आशा करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले सेशन में हम एक से एक खतरनाक सवाल लेकर के आएंगे, तो चलो बेटा वो चीज़ हम लेकर के आपके सामने आज उपस्थित हैं सर। ठीक है, तो चलो बच्चे देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? आइए सर, आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है। आइए, क्वेश्चन कहता है सर, ऋजु रेखा 5x + 12y = 60 के अक्षों के बीच की लंबाई ज्ञात कीजिए। अक्ष समझते हो बेटा, है ना? पहले आप ध्यान से समझिए, हम आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं और फिर हम आपको कैसे ये सवाल बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझिए। कहता है अक्षों के बीच। तो देखो तो बेटा, अक्ष क्या होता है? ये है अक्ष, है ना? इसे कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ये है एक्स डैश एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और ये है वाई डैश एक्सिस, है ना? बात समझ रहे हो? तो किसी भी एक रेखा है, चाहे वो जिस अक्ष के बीच में हो, आपसे पूछ रहा है कि उसके बीच की लंबाई क्या होगी। सपोज कीजिए बच्चे, हमने एक रेखा ऐसे करके खींचा, ठीक है? ये कोई एक रेखा है, हमने कह दिया जी इसका ये रेखा L है, और इस रेखा का जो समीकरण है ना बेटा, इक्वेशन, यदि हम कहते हैं कि 2x + 3y = 6 है ना? ये क्या है बच्चे? 6 है। तो अगर रेखा का इक्वेशन दे रखा है तो बताइए इन दो रेखा अक्षों के बीच की दूरी, यानी अर्थात ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है कि नहीं? तो बताइए आप हमें कि ये डिस्टेंस आप कब निकाल पाएंगे? कब निकाल पाएंगे? जब तक कि हमें ये रेखा एक्स एक्सिस पे जहाँ पे काटती है और वाई एक्सिस पे जहाँ पे काटती है, इसका कोऑर्डिनेट अर्थात नियामक अगर ना निकाल लें, तब तक क्या आप इसकी बीच की दूरी निकाल पाएंगे सर? नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना? तो बस फिर बात वही वाला बन जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर आप इसका नियामक अर्थात कोऑर्डिनेट निकाल लेते हो तो। ठीक है, तो अगर एक रेखा का समीकरण दे रखा है तो उसका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, है ना? जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रेस्पेक्टिवली उसको काटता है। क्लियर है? तो आइए ध्यान से समझिए कैसे हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये बेटा इस बात की आप गांठ बांध लीजिए कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई है ना, तो हम पहले वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो बताइए वाई एक्सिस पर क्या होगा हमारा बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। अगर ये 0 है यानी x = 0 है, तो आप बताइए यहाँ क्या बच जाएगा? 3y = 6। तो y का मान कितना होगा सर? y का मान 3 होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, यानी इस पॉइंट का, मान लीजिए हमने इस पॉइंट को a बोला और इस पॉइंट को b बोला। ठीक है, तो a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा? 0 और 3। बात समझ में आया? ठीक है ना? तो इसी प्रकार से हम इस पॉइंट B का क्या निकाल लेंगे? कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, यानी नियामक निकाल लेंगे। तो अब बताओ बेटा, x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है। उल्टा होता है, x पर y 0 और y पर x 0। बात समझ रहे हो? तो x एक्सिस पे हम क्या कर देंगे इस बार? ये y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे। ठीक है, यानी y का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अगर y 0 हो गया तो ये क्या हो गया बेटा? बताओ हमें। 2x = 6, तो ये 2 तिया 6, ठीक है, कट जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका? बता दो जरा सा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 3 दूनी 6, 3 दूनी, यहाँ पे 2 होगा बच्चा। ठीक है, ये क्या होगा? 2 होगा, चूंकि 3 दूनी 6 2 बार में कटेगा ना बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 और 2। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, थोड़ा ध्यान से देखना। तो x का मान निकाल के क्या होगा? 2 तिया 6, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चे क्या हो गया? पहले हम अमूमन x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y। तो x की वैल्यू कितना है सर? 3, और ये क्या हो जाएगा? y 0। अरे बात समझे? ठीक है, तो अब हमें a और b का
बी पॉइंट का क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अब हम यहाँ से इसका डिस्टेंस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये चीज़ पता होगा, नहीं तो आज आप सीख लीजिए। 2 पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस यदि हमें निकालना हो, हमने कह दिया कि इसके बीच का डिस्टेंस d है, तो अंडर रूट पहला वाले को पहले से घटाइए, यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस, ठीक है, और दूसरे वाले को दूसरे से घटाइए, यानी 2 - 0, ठीक है, 0 का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो गाइस? तो ये कितना हो जाएगा जरा देखना आप। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये कितना होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 2, 9 और 4 कितना हो गया, 9 4 13, यानी अंडर रूट क्या हो गया, 3 इकाई। यही क्या है, हमारा डिस्टेंस है। अरे बात को समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इतनी सी बात बेटा आपको समझ में आया, ठीक है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो जो अभी क्वेश्चन है उसका तो आप धुआं निकाल देंगे। बात समझ गए, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था बच्चे, ठीक है, कि ताकि आप 2 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फटाफट से, ठीक है। और सभी बच्चे ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। आप भी बेटा इसी तरीके से निकालना। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सर आपके बोर्ड पर। कहता है ऋजु रेखा 5x + 12y = 60। अक्षों के बीच का निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने एक अक्ष ऐसे करके बना दिया। क्लियर है ना। ये हमारा है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। हमने माना कि ये रेखा हमारा है, ठीक है। इस रेखा का इक्वेशन क्या क्या दे रखा है बच्चे, जरा देखना ध्यान से। 5x + 12y = 60। क्लियर है ना। 5x + 12y = 60। तो बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये क्या है, y एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या होगा बच्चे, x कोऑर्डिनेट 0, इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, 12 × 5 = 60, यानी ये होगा 0 और 5। हाँ या ना गाइस, कोई दिक्कत वाली बात है? अगर बताओ इस पॉइंट का हमें नियामक निकालना है तो x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, अभी तो समझाया सर, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस बार आप y को 0 कर दीजिए, ठीक है। y 0 करेंगे तो कितना होगा, 12 × 5 = 60। नहीं, x का वैल्यू कितना होगा, 12, तो यानी ये हो जाएगा आपका 12 और 0। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? अब हमको क्या निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस। ये तो सवाल में पूछ रहा है हमसे। नहीं तो डिस्टेंस निकाल लेंगे ना सर। अभी तो आपको सिखाया था अंडर रूट, ठीक है। पहले को पहले से घटाइए, यानी 0 - 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर ये दूसरे को दूसरे से घटाइए, 5 - 0 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो 0 में से 12 जाएगा, -12 होगा, -12 का स्क्वायर करने में कितना होगा, 144, ठीक है। तो ये अंडर रूट 144 अब प्लस ये 25, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको जोड़ दीजिए। तो 5 4 कितना होगा बेटा, 9 4 2 5 4 9 4 2 6 और ये 1, ठीक है, अंडर रूट। अरे बता दो सर, ठीक है। तो आप बताइए 169 का वर्गमूल कितना होगा सर। तो आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल होगा 13, यानी 13 इकाई क्या है, इसका हमारा इसका डिस्टेंस है। बोलो हाँ या ना। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 13 यूनिट, यानी 13 इकाई। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बड़ा आसान सा चीज था, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, है कि नहीं है ना। और कॉन्सेप्ट बेटा हमने अभी आपको सिखाया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बहुत सुंदर, ठीक है। तो चलो बाबू, इसको अब हम मिटाते हैं रे गाइस, ठीक है। और हम चलेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। पंचभुज, ठीक है। तो चाहे कोई भी भुज हो, ठीक है, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, है ना, कितना भी भुजा क्यों ना दे रखा हो, उसके बीच का, उसके कोणों का यदि हमें योग पता करना है तो कैसे पता करेंगे बेटा, है ना। ध्यान से समझना, जितना भुजा है, पंचभुज है तो क्या भुजा होगा, 5 भुजा। उसमें से जितना भुजा है 2 को घटा दीजिए और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका योग होगा।
बात समझ रहे हो? ठीक है, यानी इसका जो ट्रिक हम आपको दे रहे हैं जरा ध्यान से समझिए। भुजा चाहे कितना भी क्यों ना हो, n-2 अब गुना कितना कर दोगे बाबू, 180 डिग्री, है कि नहीं है? ये पंचभुज की बात कर रहा है, पंचभुज की। पंचभुज में कितना भुजा होगा बेटा, 5 भुजा होगा, यानी n बराबर क्या है हमारा 5। अब घटा दीजिए इसमें से, 5 में से 2 जगह कितना बचेगा, 3 गुना 180, 18 तिया बोलो ना 54, यानी कितना हो जाएगा आपका 540 डिग्री। यही होगा पंचभुज के सभी कोणों का योग। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? ठीक है, तो चलिए सर, ये भी सवाल हमने बड़े प्यार से किया सर। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटाते हैं गाइज और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जरा ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भैया कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। हम एक वृत्त, हमने क्या किया सर, एक वृत्त ड्रॉ किया, ठीक है, और इसकी त्रिज्या सर कह रहा है, इसकी जो त्रिज्या है सर जी वो है कितना, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है। कहता है तथा एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। जीवा किसको तो जानते हो, है ना? किसी भी वृत्त के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो हमने इसको मिला दिया इसे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, जीवा हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये हमारा सेंटर है O और ये जीवा हमने कहा A और B क्या है हमारा, जीवा है। क्लियर? तो आपसे पूछ रहा है इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या है। केंद्र सेंटर यही है ना, ये दूरी आपको निकालना है, ये दूरी आपको निकालना है, ठीक है ना? बात समझ में आया आपको? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इतनी सी चीजें समझ पा रहे हो सर आप? बहुत बढ़िया। तो आइए देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक प्रॉपर्टी जान लीजिए, ठीक है, कि वृत्त के सेंटर से यदि जीवा पर डाला गया लंब है तो वो जीवा को 2 बराबर बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो ये जरा सा देखिए, तो ये सेंटर से जीवा पर क्या है, लंब ही तो है कि नहीं है, लंब है। तो ये जीवा की लंबाई कितना दे रखा है, जीवा की लंबाई है सर आपका 12 मीटर। तो बताइए इसको 2 अलग अलग भाग में सर बांटेगा कि नहीं बांटेगा? बांटेगा, है ना? ये प्रॉपर्टी एकदम ध्यान में रखना, इससे कई खतरनाक से खतरनाक सवाल बनते हैं, ठीक है। क्या सिखाया अभी आपको, किसी भी वृत्त के सेंटर से यानी केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है। तो ये 12 है, तो बराबर बराबर भाग में बांटेगा तो ये कितना होगा, 6 होगा। और ये भी क्या होगा सर, इधर ये भी 6 होगा। बताइए हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा छोटा आ गया बेटा, इसको बड़ा लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये 6 लिख दिया, ठीक है, और ये भी क्या है, 6 है। कोई दिक्कत? अब जरा सा आप इस ट्रेंगल में ध्यान दीजिए, ये हमसे यही पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस क्या है। तो भाई मेरे ये देखो, ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। आपसे लंब पूछ रहा है, न पूछ रहा है? तो बताओ बेटा, लंब बराबर क्या जानते हैं आप, लंब बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अरे बोलो भैया, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा सर, 100 होगा। अब माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा भैया मेरे, 36 होगा, ठीक है। तो अब 100 में सर आप 36 को घटा दीजिए, तो बताइए सर कितना होगा, ठीक है। आराम से घटाओ, टेंशन नहीं लेना है आपको। 100 में पहले 30 घटाइए, कितना होगा, 70। अब 70 में से सर आप 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए। 70 में अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे बोलो ना रे, हैं? और देखो इधर आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। 70 में सर 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 64, है ना? ठीक है ना, 64 हो गया। तो अब आप बताइए 64 का वर्गमूल सर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 8। अरे बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। तो 8 सर क्या हो गया हमारा, ये लंब यानी ये दूरी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो? तो 8 सेंटीमीटर क्या हुआ बच्चे हमारा, इसका आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात?
अब देखो इस चीज को निकालने में कितना टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा कि नहीं लगा, लेकिन जिस बच्चे को ट्रिपलेट्स पता है, क्या पता है बच्चे, ट्रिपलेट्स, वो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देगा। देखो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5, ये पाइथागोरीय ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरस का ट्रिपलेट्स, ठीक है ना, त्रिक जिसको कहते हैं आप। ये कर्ण होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या दे रखा है 10, तो आप इसमें 2 का गुना कर दीजिए, देखिए 10 हो गया, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 6, देखिए एक भुजा 6 और कर्ण 10 था कि नहीं आपका, तो बताइए ये वाला भुजा कितना होगा, 8 होगा, यही आपका आंसर था, ठीक है। तो जिस बच्चे को ट्रिपलेट्स पता है वो डायरेक्ट चीजों को कर लेगा, और जिसको ट्रिपलेट मालूम नहीं है तो वो इस तरीके से सॉल्व करेगा, उसका टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, है ना, तेज बच्चे हैं, उसको ट्रिपलेट्स पता होता है और वो डायरेक्ट इसका आंसर 8 लिख देता है कि नहीं। आप भी तेज बनिए, ट्रिपलेट्स को जानिए और डायरेक्ट आंसर टिक कीजिए। बात समझे सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चलो बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 3 था ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सर हमने आपको कराया सर बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सर अब आपके बोर्ड पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भैया कि यदि a tan phi, ठीक है, बराबर b हो, तो आपसे पूछ रहा है b sin phi माइनस a cos phi बटे, ठीक है, b sin phi प्लस a cos phi। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन गाइज हमें दिखता नहीं है, इसीलिए हम सामने में बच्चे पीपीटी बना करके रखे हैं और वहीं से हम क्वेश्चन लिखते हैं आपके बोर्ड पर। बात समझ रहे हो गाइज, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो चलो इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि इतना बराबर होगा क्या सर, ठीक है। आइए निकालते हैं बड़े एकदम बेबाक तरीके से, ध्यान से समझना। आप बताओ बेटा, ये tan phi का यदि हम वैल्यू निकालें तो आप क्या कहेंगे, ये कितना होगा, b बटे a होगा, है कि नहीं। तो tan phi का रेशियो, एकदम रेशियो पे इसको तोड़ दो, है ना। रेशियो वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो sin phi बटे cos phi बराबर क्या होगा, b बटे a। इसका मतलब है कि cos phi का वैल्यू a है और sin phi का वैल्यू क्या है, b है। आपको करना कुछ नहीं, बस आप इसमें आप इसको पुट कर दीजिए, जहां sin phi है वहां b लिखिए, जहां cos phi है वहां a लिखिए, ठीक है। तो यहां देखो बेटा sin phi है, b लिखेंगे यहां पर, तो b गुना b क्या होगा सर, b स्क्वायर, अरे होगा। cos phi के जगह पर क्या लिखेंगे सर, a लिखेंगे, a गुना a तो पहले से था, cos phi के जगह पर a लिखेंगे, इसका वैल्यू a है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या होगा बेटा, a गुना a स्क्वायर होगा, ठीक है, बटा लिख दीजिए आप। अब यहाँ sin phi के जगह पर b लिखेंगे, तो b गुना b क्या होगा, b स्क्वायर, और प्लस a गुना a क्या होगा, a स्क्वायर। यही क्या है भैया, आपके सवाल का आंसर है ना। यानी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये जो वैल्यू दे रखा है इसी का ये आंसर है। बात समझे सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तुरंत एकदम से रेशियो लगा दीजिए आप, आपका आंसर फटाफट से आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बहुत सुंदर। तो ये भी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या सर बड़े प्यार से किया, ठीक है, और इसका यही आंसर सही है गाइस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सर अब आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भैया कि एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7, ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन अर्थात व्यंजक दे रखा है। इसे कहता है कि आप भाग कर दीजिए कितना से, x प्लस 1 से। तो आपको पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या आएगा। एक तो तरीका है बेटा जो आप परंपरागत तरीके से सॉल्व करते हो वो आपको पता है, लेकिन हम आपको बेटे यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट तरीका सिखाएंगे, गजब का ट्रिक सिखाएंगे। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए सर शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। और देख लो बेटा कितना मेहनत लगता है, ठीक है, पसीना पसीना हो रहे हैं आपको पढ़ाते समय। तो सर मेरी मजदूरी बनता है सर, सिर्फ और सिर्फ आप हमें ये दे दीजिए
कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हों। ठीक है ना, फालतू का शेयर भी नहीं करना आपको। ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसे आप ज़रूर शेयर कर दीजिए सर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बात समझ रहे हो? बस यही हमें चाहिए मजदूरी, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई पैसा कौड़ी नहीं चाहिए। तो आप ध्यान से सिर्फ समझना चीज़ों को। ये एक्सप्रेशन दे रखा है सर, और x + 1 से हमें बोलता है इसको भाग देने के लिए, तो शेष क्या होगा? क्या करोगे जानते हो बेटा, है ना? आप सिर्फ जिससे भाग दे रहे हैं ना, इसको 0 बना दीजिए, यानी x + 1 = 0। तो बोलिए x की वैल्यू कितना होगा? -1। अब करना कुछ नहीं है आपको, जहां जहां x है वहां पर -1 बिठा दीजिए। डायरेक्ट आपको क्या देगा? इसका रिमाइंडर देगा, यानी शेषफल देगा। बात समझ रहे हो? आइए बिठाते हैं। x का मान -1, तो -1 का पावर 3 -6, और x की वैल्यू -1, और ये प्लस का 7। कोई दिक्कत वाली बात है? आप बताइए, -1 का पावर 3 करेंगे बेटा, तो इसको 3 बार लिखोगे ना? देखो ऐसे लिखोगे ना, तो माइनस गुना माइनस, माइनस होगा 1 गुना 1, 1 यानी माइनस का 1, और फिर ये माइनस क्या आ जाएगा? माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस ना। ठीक है, 1 मिनट थोड़े से सॉरी गाइस, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस गुना माइनस माइनस होगा, तो और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, यानी यहाँ पे होगा सर आपका माइनस का 1। ठीक है, और ये माइनस गुना माइनस क्या होगा सर? प्लस, ये हो गया सर 6। ठीक है, और ये प्लस 7। अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात है? तो 7 में से 1 गया, कितना हुआ? 6। अब प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, इसका यानी कि शेषफल क्या आएगा सर? यही 12 आएगा। आप भाग दे करके भी देख लेना। ठीक है, भाग देने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन हमें जो तरीका आपको सिखाया है इस पर जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जिससे भी डिवाइड करना होता है, ठीक है, उसको हम 0 कर देंगे और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी x की वैल्यू आया इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दीजिए, आपका डायरेक्ट क्या निकलेगा? शेषफल निकलेगा। बताइए भैया, सही बात है कि नहीं है? अरे है तो फिर लाइक करो बेटा, और क्या करना है आपको। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको बड़े प्यार से समझाया गाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जरा ध्यान से समझना। कहता है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का छड़ रखा जा सकता है ना? इसमें अधिकतम किस लंबाई का छड़ आप रख सकते हैं? इसका मतलब समझे सर, आपसे क्या पूछना चाह रहा है ना? ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए कि ये आपका कमरा है, होता है बच्चे किसके? घनाभ आकार का। ठीक है, तो हम यहाँ पर घनाभ नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये समझिए कि ये कमरा है, घनाभ आकार का है। क्लियर है? इसकी सर लंबाई दे रखा है 12 मीटर, चौड़ाई दे रखा है भाई मेरे 9 मीटर, और ऊंचाई दे रखा है भैया 8 मीटर। ठीक है, बस इतना सा चीज दे रखा है आपको। कहता है कि इस कमरे में सबसे अधिकतम लंबाई का छड़ कितना से लंबा रख सकते हैं? तो अधिकतम लंबाई का मतलब होता है बेटा, एक कोने से इसके सामने वाले कोने को मिला दीजिए तो सबसे लंबा यही छड़ आप रख सकते हैं। इससे ज्यादा छड़ इसमें अटेगा ही नहीं, अधिक लंबाई का। बात समझ रहे हो? तो सबसे अधिक लंबाई यदि पूछे, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे? घन का विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है सर, क्या पूछ रहा है? घन का विकर्ण, यानी यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? छड़ है। ठीक है, इसी को तो विकर्ण कहते हैं बेटा। तो घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है जानते हो आप? ठीक है, विकर्ण यानी डायगोनल बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में। तो विकर्ण बराबर √L² + B² और +H²। ठीक है, करना कुछ नहीं, बस इसको आप स्क्वायर करके लिख दीजिए। तो 12 का स्क्वायर 144 + 9 का स्क्वायर 81 + 8 का स्क्वायर 64। इसको जब आप जोड़ोगे बेटे तो यहाँ देखो 4 4 8 1 कितना हुआ? 9 हुआ ना सर? ठीक है, 6 4 10 8 18 के 8, हाथ में 1 हुआ। ठीक है, और 1 1 2 यानी 289। अब बोलो बेटा 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। 17 17 हाँ 2 नवासा।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसका 17 मीटर क्या होगा इसका विकर्ण। अर्थात आप इस तरह के कमरे में जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, इसमें अधिकतम से अधिकतम 17 मीटर का ही छड़ रख सकते हो। छड़ बोले, बांस बोले, कोई भी वस्तु दे देगा, अधिकतम बोलेगा किसी भी कमरे में। तो इसका मतलब है कि वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, विकर्ण जानना चाह रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? तो डायरेक्ट विकर्ण ना लिख करके उसने ये कहा है कि अधिकतम लंबाई की कितने मीटर की अधिकतम लंबाई की छड़ इसमें रखी जा सकती है। बात समझे, है ना? तो 17 मीटर की लंबी छड़ को इस कमरे में आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। बात समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। यानी सभी जो उसके लैटरल हैं, साइड्स है, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसी को बोलते हैं इक्विलैटरल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। बात समझ गए? हिंदी में बोलते हैं समबाहु, सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं कौन सा, समबाहु त्रिभुज। बात समझ गए, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा, ध्यान से समझना बात को, √3/4 और गुना भुजा का स्क्वायर। बात समझे? और इसी का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है हमें, 4√3। तो बोलो बेटा ये √3 से √3 कट गया, ठीक है। 4 जाएगा उधर, तो 4 चौक 16 और 16 भुजा का स्क्वायर है, भुजा निकालेंगे तो जाएगा 16 का क्या होगा, वर्गमूल। तो यानी भुजा क्या निकल गया आपका, भुजा निकल गया सर 4, है ना, 4 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई तो पूछा है, तो यही क्या है हमारा आंसर है। बात समझे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसको रट लेना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसका वैल्यू दे रखा था 4√3, √3 से √3 कट गया, 4 चौक 16, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल होगा, 16 का वर्गमूल 4। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाया आप इतनी सी बात को, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सर हमने आपको बड़े प्यार से करवाया सर। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ध्यान से समझना बात को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का खासियत क्या है बेटा, जानते हो ये आप, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का खासियत ये है कि कोई भी धन जितने भी स्पेसिफिक टाइम में, यानी पर्टिकुलर दिए गए टाइम में जितना गुना हो रहा है, उसी टाइम में वो बार बार उतना गुना होते हुए वो चला जाएगा। बात समझ रहे हो? आइए हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। कोई धन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्ष में दुगना होता है। यदि हमने ये कहा बेटा कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये कितने साल में सर, 15 साल में, ठीक है। 15 वर्ष में क्या हो गया, दुगना होता है। तो अगर ये प्रिंसिपल 1 है तो ये क्या होगा बेटा, 2 होगा। यदि हम आपसे कहें बताओ फिर से यही 15 साल में ये राशि कितना गुना होगा 15 वर्ष में, तो ये फिर से अगर यहां पर दुगना है तो ये राशि फिर से दुगना, फिर से दुगना, फिर से दुगना, दुगना होते चला जाएगा जिस टाइम तक आप इसको निकालना चाहें। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो फिर से ये दुगना होगा यहां से, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए फिर से ये 15 साल में सर कितना होगा, फिर से 15 साल में फिर से ये 4 गुना होगा, सॉरी 2 गुना होगा, तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8। फिर से सर ये 15 साल में कितना हो जाएगा, यही तो खासियत है चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। फिर से ये कितना होगा सर, दुगना होगा, तो 8 गुना 2 कितना हो गया, 16। और यही हमसे सवाल में पूछ रहा था ये कितने साल में क्या गुना हो जाएगा, ये वाला राशि 16 गुना। जरा आप ध्यान से देखिए, ये 15 साल है ना, कितना गुना हो रहा है, दुगना हो रहा है। यहाँ भी 15 साल में 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये तो खासियत है। अगर यहाँ पर दुगना है तो हर जगह हुआ क्या होगा, दुगना होते हुए चला जाएगा, या अगर यहाँ पर दुगना है तो हर जगह क्या होगा, वो दुगना हो जाएगा, ठीक है। और हमसे यही पूछा है कि कितने साल में ये 16 गुना
होगा। तो देखो बेटा, प्रिंसिपल 1 था, 16 गुना हो गया, कितना साल लगा इसको, तो सबको जोड़ दीजिए। देखिए 1 2 3 4 यानी 15 चौके 60, सबको जोड़ देंगे। 15 15 15 15 15 प्लस 15 30 और ये 30 30 30 कितना हो गया, यानी 60 बरस। बात समझे कि बस इस सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 60 बरस में कोई भी राशि क्या हो जाएगा, वो 16 गुना हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखोगे और सवाल को एकदम यूं दनादन सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, सवाल धकाधक बनेगा। सिर्फ आप जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, उसको आप बड़े आराम से देखिए और उसको सवाल में उपयोग करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं सर, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं हम। कहता है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। M1 D1 H1 वाला सवाल है ये, है ना। ध्यान से देखो, हम आपको लिख देते हैं M1 D1 H1 बटे W1 R1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 R2, ठीक है। ये W क्या है बेटा, काम है। तो काम और काम के बदले जो रुपया मिलता है वो हमेशा नीचे लिखाएगा और बाद बाकी चीजें कहाँ लिखना, आप ऊपर लिखना। बात समझ रहे हो। तो आओ देखो, कहता है सवाल कि किसी टंकी का 3/5 भाग भर जाता है। 3/5 भाग भरता है, क्या है, टंकी का भरना, काम है। तो काम कहाँ लिखोगे आप, नीचे लिखोगे 3/5। क्लियर है। समय दे रखा है बेटा 10 मिनट, ठीक है। तो ये टाइम घंटा हो, मिनट हो, चाहे सेकेंड हो, बात वही है। आप उसको उसी की जगह पर पुट करेंगे। ये कितना हो गया, 10 बराबर, ठीक है। तो कहता है शेष भाग भरने में, बताओ बेटा, हमें 3/5 भाग भर गया तो शेष कितना बचा। शेष निकालने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। ये जो नीचे वाला वैल्यू है 5, इसमें से 3 घटा दीजिए, यानी 5 में से 3 भाग भरा है। तो बताइए सर शेष कितना बचा। 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना होगा, 2। कितनों में से, 5 में से, ठीक है। कहता है कितने मिनट में भरेगा, नहीं पता, हमने माना इसको x मिनट में। ये 5 से 5 कट जाएगा सर, कट जाएगा। अब आप बताइए यहाँ से ये कितना होगा, 10 दूनी 20, यानी x की वैल्यू आ जाएगा सर आपका 20/3। नहीं, ये कितना होगा, 3 छक 18, यानी 6.2/3, ठीक है, इतना मिनट। बात समझ पा रहे हो गाइस, ठीक है। 6.2/3 मिनट। अगर इसको भी तोड़ देगा वो, क्या करेगा, मिनट को सेकंड में बदलेगा। तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 20 या 60। तो इसका आंसर ये हो सकता है 6 मिनट, कितना, 20 दूनी 40, यानी 40 सेकेंड, ठीक है। देख लेना ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला है या ये वाला, आप उसको मार दोगे। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये नहीं समझ गया बेटा, यहाँ 40 कैसे लिखे। अरे भैया ये 6.2/3 है, मिनट है। इसको सेकंड में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। ये 20 से कट गया, ये कितना हुआ, 6 मिनट, और ये 20 दूनी 40 सेकेंड। अरे समझे बात को, ऐसे करते हैं। तो बार बार उतना लिखना क्या है, ये सब चीज़ें दिमाग में आप कैलकुलेट कर लो, आंसर है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो चलो बच्चे, इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है गाइस। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सर अब आपके बोर्ड पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर, एक फल विक्रेता 15 रुपये की 6 की दर से नींबू खरीदता है ना। ये रुपया और क्वांटिटी वाला सवाल है। इस सवाल का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सब हमने प्रॉफिट और लॉस में समझा रखा है, ठीक है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो बेटा यूट्यूब पर सर्च करो RBI मैथ्स बाय संतोष सर या प्रॉफिट एंड लॉस बाय संतोष सर, ठीक है। वहां पर आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा रखा है। आप वहां जा करके देखिए और फिर सारा सवाल का कॉन्सेप्ट उसमें मौजूद है। आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। बात समझ गए। चलो यहाँ पे हम करते हैं सवाल को। रुपया लिखते हैं यहाँ पर, रुपया, और ये क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब वस्तु की संख्या, ठीक है। कहता है 15 रुपये के 6 की दर से नींबू खरीदता है। खरीदने का मतलब CP है। 15 रुपये में कितना, 6 खरीदा।
और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, बेचने का मतलब एसपी है, 12 रुपये में 4 की दर से क्या किया उसने, बेच दिया। तो बेटा एक बात आप ये चीज जान लीजिए कि आप प्रॉफिट और लॉस तभी निकाल सकते हैं जब क्वांटिटी क्या हो, आपका सेम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी सर सेम है, वस्तु की संख्या समान है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको समान कर देंगे। तो बोलो बेटा समान करने का तरीका है 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो यहाँ सर 6 है ही, 12 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और यहाँ 4 है तो इसको 12 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, हमारा बदल जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो 2 गुना 15 करो, 15 दूनी 30, अर्थात 30 रुपये में क्या किया उसने, खरीदा है। और 3 को गुना करो 12 से, तो 12 तिया 36, 12 तिया कितना का बेटा, 36, ठीक है। और 36 रुपये में क्या किया है, इसको बेचा है। बात समझ रहे हैं, सीपी का मतलब खरीदना, एसपी का मतलब बेचना। तो आप बताइए सर 30 की वस्तु आपने 36 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा, ज़्यादा में बेचा है हमने, ठीक है। तो कितने का सर प्रॉफिट हुआ आपको, तो प्रॉफिट हुआ सर, प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ से निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का। और प्रॉफिट परसेंट हो या चाहे लॉस परसेंट, किस पर निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है। तो सीपी है कितना सर हमारा, 30, यानी 6/30 गुना 100, ये बेटा 6×5 काट लो, और यहाँ से इसको 100 से 5 पे करेंगे तो कितना होगा, 20×5 यानी 20% क्या है हमारा, प्रॉफिट है कि नहीं। तो यही पूछ रहा था आपसे कि लाभ हो रहा है या हानि, लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालिए। तो आपका आंसर क्या हुआ सर, 20% प्रॉफिट हुआ उसको इस सौदे में। बात समझ गए बेटा। ये सर यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए सर आपका शुक्रिया है, ठीक है, धन्यवाद करते हैं आपका सर। और आज का क्लास सर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, और तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।